ओके, तो आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम शुरू कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक हम कर रहे हैं ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि आप एक टॉपिक को करो, इसके लिए दूसरे टॉपिक की नॉलेज होनी जरूरी नहीं है। तो अभी जो हम टॉपिक कर रहे हैं ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेम टॉपिक सीएमए फाइनल में हमें दोबारा मिलेगा। तो हमारे टॉपिक का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमारे एग्जाम में इसमें दो क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से। और आपका ओल्ड सिलेबस है तो ओल्ड सिलेबस के लिए ये जो टॉपिक है वो हमारा 12 मार्क्स का, 10 से 12 मार्क्स का टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती क्या है, इसका मतलब जो हम कैपिटल लेके आ रहे हैं ना, कैपिटल फ्री में तो मिलती नहीं है, कुछ ना कुछ उसकी कॉस्ट होती है, तो वो कॉस्ट देखी जाती है। वो कॉस्ट सस्ती हो सकती है, महंगी हो सकती है, कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, वो सब। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि कैपिटल के सोर्सेस क्या क्या होते हैं। तो पहली चीज जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल के सोर्सेज अगर मैं इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इंटरनली इक्विटी शेयर्स होते हैं कंपनी के, या फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड इक्विटी, इसके अलावा कुछ और नहीं होता। वहीं अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल सोर्सेज की, सर एक बार ना वो उस रूम की कुंडी लगा दीजिए। ओके, नेक्स्ट आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लोन्स एंड डिबेंचर्स। तो इन पांचों को हमें डील करना है। जब हम इन से इन सोर्सेज से पैसा लेके आते हैं तो पैसे में बदले में हमें कुछ देना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो एक बार मैं ये देख लेता हूँ कि हमें देना क्या क्या पड़ता है। तो सोर्सेज की हमने बात करी, मेरे पास सबसे पहले आया इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स में इक्विटी शेयर होल्डर को बदले में हम देते हैं इक्विटी का डिविडेंड, मतलब जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से कुछ हिस्सा दे देते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो उनको भी हम देते हैं इक्विटी डिविडेंड, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस भी ओनर्स का ही होता है, तो उसके अगेंस्ट भी जाता है इक्विटी डिविडेंड। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में हमारे पास से जाता है कंपनी के पास से प्रेफरेंस डिविडेंड। वहीं अगर हम बात करें लोन्स की या फिर बात करें डिबेंचर्स की, तो इन दोनों का अपना अपना इंटरेस्ट जाता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब सवाल ये है कि इनकी कैलकुलेशन हमें किस तरीके से करनी है। तो पहले हम एक्सटर्नल वालों की कैलकुलेशन करेंगे, फिर हम इंटरनल वालों की, या चलो उल्टा ही करते हैं, पहले इंटरनल वालों की कर लेते हैं। तो पहली जो चीज हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर नहीं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम बोलेंगे। इस वर्ड इक्विटी के अलग अलग मतलब होते हैं, मतलब एक ही होता है, बट इक्विटी को हम नेटवर्थ नाम से भी जानते हैं, या शेयर होल्डर फंड के नाम से भी जानते हैं हम इसको, शेयर होल्डर्स फंड। और एक्चुअल में होता क्या है, इक्विटी या नेटवर्थ या शेयर होल्डर्स फंड का मतलब सिंपली इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये होता है हमारे पास मतलब इक्विटी का। अब सवाल ये होता है कि हम इक्विटी की कॉस्ट कैसे निकालें। तो इक्विटी की कॉस्ट निकालने के अलग अलग तरीके हैं, जिसमें दो तरीके हमारे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, दो दो मार्क्स के। तो पहला जो तरीका है उस तरीके का नाम है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड, कैपम बोलते हैं हम इसे शॉर्ट में, CAPM, कैपम। एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम ऐसे डिनोट करते हैं, KE। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम इस तरीके से KE से डिवाइड वो करते हैं, डिनोट। तो जैसे आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी पढ़ रहे हैं उसे KE से करते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट पढ़ेंगे तो उसे KD से करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को KP से करते हैं, और पूरी कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल KO से करते हैं। ठीक है, या फिर वैक बोलते हैं उसे हम, वो कॉन्सेप्ट आ आएगा। तो फिलहाल कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल कहता है
कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल्स टू आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। आप बस अभी फॉर्मूला समझना क्या है। के से आपको पता है दिस इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आर एफ की बात करें तो दिस इज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। आर एम की बात करें तो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। और बी की बात करें, इसको हम बीटा बोलते हैं। बीटा मतलब होता है रिस्क ऑफ कंपनी। फॉर्मूला जैसा भी आपको बस फॉर्मूला याद रखना है। हर एक चीज के अगेंस्ट आपको फिगर दे रखी होगी। तो जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल करवाता हूँ। सबसे पहले आरएफ का मतलब होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। मतलब मार्केट में आप जैसे सेविंग या एफडी में पैसे लगा दो, पैसा डूबने का कोई सवाल ही नहीं होता। सबसे सेफ पैसा होता है, उसको हम बोलते हैं रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, कि इतने रिटर्न तो हमें बिना रिस्क के मिल जाएगी। फिर उसके बाद के निकालने के लिए हम देखते हैं कि हमारा मार्केट प्रीमियम कितना है। मार्केट प्रीमियम का मतलब ये होता है कि अगर मैं पैसा रिस्क फ्री की जगह रिस्क की चीज पे लगाऊं तो कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, तो उसको हम बोलते हैं मार्केट प्रीमियम, जिसका फॉर्मूला होता है मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। तो इसको बोलते हैं हम मार्केट प्रीमियम। जो ये पूरा ब्रैकेट है, इसके अंदर जो चीज आती है उसको बोलते हैं मार्केट प्रीमियम। फिर मार्केट प्रीमियम को हम उसके रिस्क से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि जितना रिस्क होता है उतना टाइम्स वो मार्केट प्रीमियम हमें एक्स्ट्रा मिलता है। सो ये मार्केट प्रीमियम का फॉर्मूला हो गया। अब जैसे मैं यूं ही एग्जांपल दे रहा हूं कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है हमारे पास 8% की, बीटा फैक्टर है मेरे पास 0.5 का, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है मेरे पास 15% की। बस ये तीनों डिटेल्स हमें दे रखी होगी और आपसे कहेगा बताओ केई क्या है। तो केई का सिंपल सा फॉर्मूला है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा टाइम्स डिफरेंस ऑफ मार्केट रेट ऑफ रिटर्न एंड रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। वैल्यूज पुट करूं तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है मेरे पास 8 प्लस बीटा फैक्टर है 0.5, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है 15 माइनस 8, तो ये 7 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। 7 को 0.5 से करेंगे तो 3.5 आ गया एंड 11.5 मेरा आंसर हो जाएगा के का। सिंपल है। तो बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फोटो ले लो इसके। सर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी कैपम मेथड ही चल रहा है। आपको मैंने दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, एग्जांपल्स देते रहेंगे आप, एग्जांपल से ही आपको सब क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 2 में आपको दे रहा हूँ, जिसमें मैंने आपसे कहा है कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है हमारे पास 8%, मार्केट प्रीमियम है हमारे पास 5%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है हमारे पास, सॉरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहता है व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बीटा फैक्टर भी हमें दे रखा है 0.7। अब याद रखना, आपको मैंने जो फॉर्मूला बनाया है के का, दैट इज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। तो आपको याद रखना है ये जो ब्रैकेट के अंदर हो रहा है ना, इसी को बोलते हैं मार्केट प्रीमियम। तो अगर क्वेश्चन ने आपको मार्केट प्रीमियम बोल दिया है तो इसका मतलब ये हुआ है कि आपको मार्केट रेट ऑफ रिटर्न की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में। तो आपको अगर सीधा ये ब्रैकेट का दे दिया तो मैं अगर फॉर्मूला पुट करूं तो ये हो जाएगा 8 प्लस बीटा 0.7 मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्रीमियम विच इज 5। तो 5 से मैं 7 को करता हूं तो अगेन 3.5 आ जाएगा हमारे पास एंड 11.5 मेरा आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्लियर है। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड बहुत सिंपल होता है। अब करते हैं नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड जो है मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। ये मेथड एक्चुअली किसी और मेथड से बना है, तो वो मेथड हम आगे एक और चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पढ़ेंगे। तो एक्चुअल में हमें जो चीज पढ़नी है आगे, वो है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। जब हम डिविडेंड की पढ़ाई करेंगे वहां पे हम पढ़ेंगे डिविडेंड ग्रोथ मॉडल।
तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से हम ये निकालते हैं कि शेयर के प्राइस की वैल्यू कितनी है। तो डिविडेंड मॉडल से जब हम निकालते हैं तो फॉर्मूला हमारा बनता है कि प्राइस ऑफ शेयर इक्वल्स टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी। ये मेरे पास वो होता है, और डिविडेंड में भी यहाँ D1 लिखा होता है। तो दिस इज द फॉर्मूला। बट हम जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, हम के ई निकालना है। तो अगर मैं के ई निकालता हूं तो के ई निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं करूंगा के ई निकालने के लिए पहले अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा D1 अपॉन में P प्लस ग्रोथ। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। आपको बस एक चीज याद रखनी है, अगर आप परसेंटेजेस में कर रहे हैं तो आपको फ्रैक्शन में काम करना है, इंटू 100 नहीं करना, फ्रैक्शन में काम करना है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब के का ये फॉर्मूला आ गया। सबसे पहले D1 क्या होता है? D1 मतलब होता है डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड। एक्सपेक्टेड मतलब हम फ्यूचर में कितना डिविडेंड देंगे, एक्सपेक्टेड डिविडेंड। और D1 का फॉर्मूला होता है D01 प्लस ग्रोथ। D0 का मतलब होता है डिविडेंड पेड। बस इसी वजह से ये फॉर्मूला थोड़ा सा टेढ़ा बन जाता है, क्योंकि यहाँ D1 भी है और D0 भी है। D0 मतलब पास्ट का डिविडेंड जो पे किया था, और D1 मतलब फ्यूचर का एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो हम पे करेंगे। D1 D0 के बाद हमारे पास G आता है। G को हम बोलते हैं ग्रोथ। पेड, हाँ पेड लिखा है, ठीक है। तो अब मैं एक एग्जाम्पल बना लेता हूं। तो ये आ गया मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि एक कंपनी है जो 10 रुपए का डिविडेंड देती है। उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो आप निकालेंगे, उसका प्राइस ऑफ शेयर मैंने आपको दे दिया कि 100 रुपए का प्राइस है। अगर मैं कुछ और ना दूं, अगर 100 रुपए का कंपनी का प्राइस है और 10 रुपए का वो डिविडेंड दे रही है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी सीधा 10% हो जाएगी, 10/100 इंटू 100। लेकिन मैंने आपको प्राइस दे दिया और मैंने आपको ये भी बताया कि कंपनी हर साल ग्रोथ भी करती है 6% की। तो अब आप बताइए, तो आप पहले ये पूछेंगे कि सर ये जो डी आप दे रहे हैं, ये डी है क्या? ये एक्सपेक्टेड डिविडेंड है या फिर पेड डिविडेंड है? तो मैंने आपको कहा कि ये पेड डिविडेंड है। पेड डिविडेंड मतलब हो गया D0। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते समय सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है के ई का, विच इज D1 डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ शेयर प्लस ग्रोथ। नाउ के ई के लिए पहले चाहिए मुझे D1। D1 की वैल्यू ही नहीं पता, पहले रफ में निकालूंगा। D1 इक्वल्स टू D01 प्लस ग्रोथ। तो आपको पता है मैंने क्वेश्चन में जो डिविडेंड दिया है वो पेड दिया है, तो ये डिविडेंड 10 रुपीज आ गया। 1 प्लस ग्रोथ की बात करूं तो ग्रोथ कितनी, 6%। तो यहाँ फ्रैक्शन में लेना पड़ेगा 0.06। तो 0.06 अगर मैं लेता हूं, इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरा आंसर आ जाता है 10.60। ठीक है, 10.60 आ गया मेरे पास एक्सपेक्टेड डिविडेंड या फिर D1। मैंने वैल्यूज में पुट किया 10.60। तो इतने का डिविडेंड मैं दूंगा, बदले में मुझे क्या मिला? मुझे मिला है 100 रुपए, एंड प्लस मेरी ग्रोथ 0.06। इतने मेरे को और एक्स्ट्रा भविष्य में देना पड़ेगा। तो ये डिवाइड कीजिए और ऐड ऐड ऑन करके बताइए ये कितना आता है। फिर 10.6 डिवाइडेड बाय 100 कितना आया, और उसमें फिर प्लस 0.06 ऐड करके बताइए कितना आता है। 0.166। ठीक है, तो 0.166 को अगर मैं परसेंटेजेस के बेसिस पे लिखूं तो दिस विल बी 16.6%। तो के ही आ गया हमारा 16.6%। ये था मेरे पास फॉर्मूला नंबर 2। चलिए एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। इस बार बच्चों मैंने डायरेक्टली D1 दे दिया। मैंने कहा 12 रुपए का आप डिविडेंड देते हैं, आपके एक शेयर का मार्केट प्राइस है मान लेते हैं 348 रुपए का, और आपकी ग्रोथ है कंपनी की मान लेते हैं 5% की। तो आप अब जब के निकालेंगे तो यहाँ तो बहुत सिंपल है। जो भी चीजें आपको डायरेक्टली दे रखी है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। के का फॉर्मूला है D1 डिवाइडेड बाय P प्लस ग्रोथ। वैल्यूज पुट करते हैं तो D1 है मेरे पास 12 आउट ऑफ 348, प्लस में 0.05। ठीक है, पूरा फ्रैक्शन में कर लिया। ये बताइए कितना आता है? 12/348 प्लस 0.05, 0.084।
8.4। तो ये तो हमारे पास फ्रैक्शन में, अगर यही मैं परसेंटेज में निकालूं तो 8.40% आ जाएगा। ये आ गई वैल्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी की। क्लियर है? एक और एग्जांपल कर लेते हैं। तो यहाँ इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ेंगे सब कुछ फॉर्मूला बेस्ड है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें ऑलरेडी दे रखी होगी, बस फॉर्मूला अप्लाई करने की देर है, बस कुछ चीज वो थोड़ी सी घुमा देगा। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम इसमें, एग्जांपल नंबर 5। इस बार D0 आपको दे रखा है, कहता है D0 है 15, प्राइस ऑफ शेयर है 300 रुपए का, ग्रोथ है आपकी 8% की, फाइंड के ई। फाइंड के ई। तो मैं सॉल्व करता हूं इसको। सॉल्व करने के लिए मैं लिखता हूं के ई इक्वल्स टू D1 अपॉन में P प्लस ग्रोथ। अब याद रखना, या तो वो D0 बोल देगा आपको, या फिर क्या बोल देगा, वो बोलेगा डिविडेंड पेड है। तो आपको खुद समझना है कि क्वेश्चन में हमें डिविडेंड एक्सपेक्टेड निकालना है या एक्सपेक्टेड डिविडेंड निकालना है, विच इज D1। और D1 का फॉर्मूला क्या है? D0 1 प्लस ग्रोथ। तो D है मेरे पास 15 रुपए का, 1 प्लस ग्रोथ है 0.08 की। अब आपस में जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आ जाता है 16.20। 16.20 आ गया। तो 16.20 हो गया मेरा D1। अब फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं तो के हो जाएगा मेरे पास 16.20 में पैसे कमा रहा हूं 300 रुपए लगाने के बाद, और हर साल मैं और एक्स्ट्रा 8 की कमाई करूंगा। ये मैं शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोलेंगे तो आप कहेंगे कि 300 रुपए का हमें शेयर होल्डर से पैसा मिला, जिसके बदले 16 रुपए तो हमने दे दिया और 8% का हमें ग्रोथ भी होगा। तो पहले ये परसेंटेज में निकल जाएगा या फ्रैक्शन में। कितना आएगा इसका आंसर? 16.20 डिवाइडेड बाय 300 प्लस 0.08। 1 3। तो अगर ये फ्रैक्शन में इसको परसेंटेज में चेंज करता हूं तो 100 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 13.4%। क्लियर हो गया के ई का फॉर्मूला? ठीक है। अभी हमने के ई के दो फॉर्मूले करे हैं। पहला है हमारा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल कैपम, दूसरा है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। तो ये था मेरे पास सेकंड मेथड। ले लो इसकी फोटो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम इसके थर्ड फॉर्मूले में। थर्ड फॉर्मूला जो है वो एकदम बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, और वो सिंपल कैलकुलेशन होता है इक्विटी शेयर का। ऐसा एग्जाम में आना बहुत ही रेयर चांसेस है, क्योंकि ये सिंपल मैथमेटिक्स है। तो थर्ड मेथड जो हम पढ़ रहे हैं वो सिंपल मेथड है। सिंपल मेथड बस इतना सा है, आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है। तो आप पूछेंगे ये बताइए कि आप डिविडेंड कितना दे रहे हैं, डिवाइडेड बाय आपको मिला कितना शेयर के अगेंस्ट। ठीक है, आपको शेयर के अगेंस्ट प्राइस कितना मिला, इंटू आप 100 कर दो, बस आपके पास कहीं निकल जाएगा परसेंटेज में। पर इसमें जब मैं एग्जांपल करवाता हूँ, लास्ट एग्जांपल क्या करवाया मैंने, एग्जांपल नंबर 5 है ना, तो एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल मैंने आपको दिया कि हमने एक शेयर सेल किया, या फिर शेयर का जो प्राइस है वो 100 रुपए का है। हाँ, और आपको डिविडेंड मिल रहा है 10 रुपए का उस शेयर पे। आपको के ई बताना है। तो के ई सिंपल है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्राइस इंटू 100। तो अगर मैं 100 रुपए उनसे लेता हूं और बदले में मैं हर साल 10 रुपए देता हूं, तो मुझे क्या कॉस्ट पड़ेगी? 10%। खत्म। ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ एग्जाम्पल में धीरे धीरे एक एक चीज एड ऑन करके उसको बड़ा बनाता जाऊंगा। सेकंड, एग्जाम्पल नंबर 7। अब कहता है कि प्राइस ऑफ शेयर है 100 रुपीज का, इशूड एट 10% प्रीमियम। कहता है 10% प्रीमियम पे दिया, और कहता है कि हम डिविडेंड देंगे 10 रुपए का। अब कहता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालिए। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी वुड बी डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्राइस। अब ये जो प्राइस है ना बच्चों, प्राइस की जगह मैं एनपी लिख रहा हूँ। एनपी का मतलब होता है नेट प्रोसीड। हो सकता है शेयर का प्राइस कुछ और हो, लेकिन मेरे पास नेट क्या पैसा आ रहा है, इंटू 100। तो आप दे कितना रहे हैं, आप दे रहे हैं 10 रुपए का डिविडेंड। प्राइस कितना है, 100 रुपए तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 10 रुपए प्रीमियम का भी मिलेगा। तो कितना मिल जाएगा टोटल, 110 इंटू 100। अब बताइए कितना आता है। तो 9.09% शायद ही आएगा।
यही आएगा। सो 9.09 आ गया। तो ये हमारी कॉस्ट होगी। तो कॉस्ट जितनी कम हो उतना फायदा है हमारा। क्लियर हो गई बात? एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 8। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर 300 रुपए। फेस वैल्यू ऑफ शेयर तो 100 रुपए ही होती है मोस्टली, या 10 रुपए या फिर 1 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट आपसे कहता है डिविडेंड पेड 10%। ठीक है। प्रीमियम, या प्रीमियम तो छोड़ो, प्रीमियम तो दिख ही रहा है हमें। प्रीमियम की जगह लिखता हूं मैं फ्लोटेशन कॉस्ट 3%। अब पहले मैं आपको फ्लोटेशन कॉस्ट समझा देता हूं क्या होती है। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स तक जब तक पहुंचते हैं ना, तो उसमें काफी सारी कॉस्ट लगती है। तो जब शेयर्स यहां से इधर जा रहे हैं तो इनको बोलते हैं फ्लोट होना, या फिर वहां तक पहुंचना। तो जब शेयर यहां से फ्लोट होके यहां तक पहुंचते हैं तो इस बीच में जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है उसको हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। इसमें अंडर राइटर्स कमीशन, अंडर राइटर्स वो एजेंट होते हैं जो हमारे शेयर मार्केट में बेचते हैं, उनको कमीशन देते हैं, तो उनकी कमीशन को हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। ठीक है। तो आपको मार्केट वैल्यू दे रखी है शेयर की, फेस वैल्यू दे रखी है, डिविडेंड पेड। अब अगर फिर से बच्चों मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर केई, तो बताइए क्या फॉर्मूला है केई का, अगर सिंपल मेथड करें तो। अब आपको ये भी समझना है कि भाई इसमें जो केई है ना, वो ना ही डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से निकलेगा, क्योंकि डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के लिए ग्रोथ जी जरूर दे रखा होगा। ना ही कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से निकलेगा, क्योंकि उसके लिए रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न दे रखा होगा। तो सिंपल फॉर्मूला ही है। अब यहाँ एक और कॉन्सेप्ट की हम जांच करेंगे। पहले अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो मेरा फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आप क्या दे रहे हो? डिविडेंड। बदले में क्या आपको मिला? मेरे को मिला क्या? नेट प्रोसीड्स इनटू 100। डिविडेंड कितना मैं दे रहा हूं? तो ये कह रहा है 10%। अब 10% किसका? फेस वैल्यू का या मार्केट वैल्यू का? बताओ राजकुमार सर, बताइए। नहीं सर, अब यही चीज आपको याद रखनी है कि डिविडेंड हमेशा ही फेस, डिविडेंड क्या कोई भी खर्चा दे रखा होता है ना, जैसे फ्लोटेशन कॉस्ट भी ले रखी है, हर चीज उसके फेस वैल्यू के ही प्रोपोर्शनेट दे रखी होती है। ठीक है। अब नॉर्मली आप खुद देख लीजिए, अगर मैं बात करूं एक एमआरएफ के शेयर की, एमआरएफ का एक शेयर मार्केट में 86,000 रुपए का मिल रहा है, जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए की है। तो 86,000 में कैसे सेल हो रहा है? 85,900 का उस पर प्रीमियम है, और फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए की। तो जब कंपनी डिविडेंड बांटेगी, अगर वो 85,900 इतने प्रीमियम पे डिविडेंड बांटने लग जाए तो वो तो बर्बाद हो जाएगी कंपनी। तो वो 100 रुपए की फेस वैल्यू पे देती है। तो जिस तरीके से हम जो लोन का अमाउंट होता है ना उसी पे इंटरेस्ट देते हैं, उसी तरीके से जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू आपको याद रखना है कि किसी भी डिसीजन मेकिंग के लिए फेस वैल्यू जरूरी होती है, मार्केट वैल्यू नहीं होती। ठीक है। सो अब अगर मैं देखूं तो मेरा डिविडेंड 10% ऑन फेस वैल्यू निकलेगा, तो मैं यहां लिख भी देता हूं 100 का 10%, ये मेरा डिविडेंड है। अपॉन में नेट प्रोसीड की बात करूं तो नेट प्रोसीड मुझे मिलेगा क्या? जब मैं मार्केट में शेयर बेचने जाऊंगा तो मैं तो मार्केट वैल्यू पे ही बेचूंगा, तो मुझे मिलेगा 300 रुपए। बट इस 300 रुपए में कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट भी है 3% की। तो 300 का 3% कितना हो गया? सॉरी, नॉट 300 का, फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो किसकी होगी? फेस वैल्यू की। अब ये हमारे एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है कि बेचने वाला ये भी बोल सकता है कि भाई मैं जिस पे बेच रहा हूं उस पे लूंगा, या फिर फेस वैल्यू पे। ये एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। मोस्टली अंडर राइटर्स यहाँ मार्केट वैल्यू पे लेते हैं। अब आपकी मर्जी, आप इस पे लो या उस पे लो, बट नीचे एक आप अजम्पशन लिख देंगे। अजम्पशन क्या लिखेंगे? बस इतना ही कि फ्लोटेशन कॉस्ट चार्ज्ड एज परसेंटेज ऑफ मार्केट वैल्यू, या फिर परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू, जैसा आप लिख रहे हो। क्योंकि मैंने एजम्पशन मार्केट वैल्यू ली है तो मैं यहाँ पे क्या फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर दूंगा। तो मुझे लगा था कि 300 रुपए आएंगे, लेकिन मुझे कमीशन भी तो देना पड़ेगा। कितना? 300 का 3%, 9 रुपए आ गया, इंटू 100 कर दो। अब अगर दोबारा से मैं इसकी फिगर लिखूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 10 इंटू 100
और डिनोमिनेटर में आ गया मेरे पास 291। अब बताइए कितना आता है। 3.43%। ठीक है। तो अब आप देखिए कि नॉर्मली ना, यहाँ पे अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, वो कुछ कॉन्सेप्ट की बातें हैं कि जब हम किसी इक्विटी शेयर के अगेंस्ट किसी और चीज की परसेंटेज निकालते हैं ना, जैसे अगर हमारा शेयर मार्केट में प्रीमियम पे है, और वो होता ही होता है मार्केट में ना, आपको मैं किस कंपनी का नाम लूं हाल ही में, जैसे काफी सारी कंपनीज है जिनके 1 रुपए या 10 रुपए के शेयर है, लेकिन मार्केट में वो 40 रुपए के भी है, 500 रुपए के भी है। तो जो गैप आपको दिखाई दे रहा है ना, ये मार्केट प्रीमियम का गैप है। तो इक्विटी शेयर पे लोग जो पैसा कमाते हैं वो मार्केट प्रीमियम से ज्यादा कमाते हैं, डिविडेंड से कमाई नहीं होती। डिविडेंड तो उसको फेस वैल्यू पे मिलेगा 1 रुपए पे, एक शेयर पे 1 रुपए पे मिलेगा। लेकिन उसे फायदा कब होगा, जब वो उसने एक शेयर 40 का खरीदा हो, आगे उसे 50 का बेच दे, तो सीधा 10 रुपए कमाएगा। लेकिन डिविडेंड कितना कमाएगा एक शेयर पे, इसका भी 2%, 3%, 5%, 10%, मैक्सिमम ले लो 20%। तो 20% क्या हुआ, 20 पैसे। क्या आपको लगता है 20 पैसे बहुत बड़ी कमाई है? तो डिविडेंड से उतनी बड़ी कमाई नहीं होती है, मेन कमाई प्रीमियम से होती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, ये सिर्फ बताने की बातें थी, अभी एग्जाम्पल नंबर हमने ऐड किया, एक एग्जाम्पल और कर लेता हूं मैं इसका। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमारा जो शेयर है, इक्विटी शेयर या फिर प्रेफरेंस शेयर, नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर वाले जो होते हैं ये एक्सटर्नल टू द कंपनी, आउटसाइडर होते हैं। तो आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो इक्विटी शेयर्स होते हैं हमारे पास, इक्विटी शेयर्स क्या बता रहा था मैं, हाँ, हम जब इनको इशू करते हैं इक्विटी शेयर को या प्रेफरेंस शेयर को, तो दे आर ऑलवेज इशूड ऑन पार और प्रीमियम। आपने सुना होगा कि डिस्काउंट पे भी इशू होता है। तो डिस्काउंट में सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर्स इशू होते हैं, ना इक्विटी शेयर होते हैं ना प्रेफरेंस शेयर होते हैं, इसलिए जब मैं एग्जांपल करा रहा हूं तो यहाँ पे डिस्काउंट की बात नहीं आ रही है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फाइनल एग्जांपल इक्विटी शेयर के लिए। दिस इज एग्जांपल नंबर 9। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपको बोल रखा है कि फेस वैल्यू एक शेयर की दे रखी है 100 रुपए। अगर किसी क्वेश्चन में अगर फेस वैल्यू नहीं दे रखी तो आप खुद मान लेंगे कि 100 रुपए की उसकी फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू 100 रुपए है, कहता है डिविडेंड 12 रुपए का पे करते हैं। ठीक है, 12 रुपीज। एंड उसके बाद आपसे कहता है कि शेयर इशूड ऑन 10% प्रीमियम एंड 3% फ्लोटेशन कॉस्ट। सो इससे ज्यादा बड़ा नहीं बन सकता ये क्वेश्चन। अब मैं अगर सॉल्व करता हूं तो मेरे पास सॉल्यूशन के हिसाब से द फॉर्मूला ऑफ के ई, क्या फॉर्मूला होता है, डी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाइड बाय 100। डिविडेंड की बात करूं, सीधा 12 रुपए मेरे को दे रखा है। नेट प्रोसीड की बात करता हूं तो 100 रुपए का शेयर है जिसे 10 रुपए के प्रीमियम पे इशू करूंगा, लेकिन 3 रुपए की फ्लोटेशन कॉस्ट भी होगी। तो 12 अपॉन क्या आ गया, 107 इंटू 100। बताइए कितना परसेंटेज। पिछले पेज की फोटो ले ली थी, इसका आ गया 11.21। आप ये पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए। तो अब हमारी बात हो गई इक्विटी शेयर की। एक बार फिर से अगर हम फर्स्ट पेज पे चलें, तो मैंने आपको कहा था कि हमारे पास जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर या कॉस्ट ऑफ इक्विटी, केई। तो केई का हमने पढ़ लिया, तीन मॉडल्स हमने पढ़े हैं, सिंपल मेथड, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड एंड डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। ये तीन हमने पढ़े हैं। अब इसके अलावा मेरे को निकालना है केपी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, एंड केडी जो कि लोन और डिवेंचर दोनों के लिए निकलेगा। अगला जो पॉइंट है मेरा वो है केपी का, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हम कर रहे हैं अब। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी बहुत आसान है, लेकिन जब आप कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालते हैं तो दो टाइप के प्रेफरेंस शेयर होते हैं। पहले होते हैं इररिडीमेबल।
इररिडीमेबल और दूसरे होते हैं रिडीमेबल। अब पहले हम इनका फर्क देख लेते हैं कि रिडीमेबल और इररिडीमेबल का मतलब क्या है। तो कोई भी डेट अगर रिडीमेबल है दैट मींस कंपनी उसको बहुत जल्दी पे बैक कर देगी, और कंपनी ये चाह रही है कि अपनी लाइबिलिटी साइड से उस आइटम को हटाया जाए। तो अगर आपने एक लोन लिया है, आप इंस्टॉलमेंट के साथ उसे पे कर रहे हैं, तो 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, लेकिन लोन खत्म हो जाएगा, आपकी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन आप चाह रहे हैं कि जिस तरीके से इक्विटी शेयर को आप लगातार पैसे दे रहे हो, ऐसे प्रेफरेंस शेयर को भी आप लगातार पैसे देना चाहते हो, तो आप उसको रिडीम नहीं करते। रिडीम नहीं करते तो हम क्या करते हैं, उसको लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू रखते हैं, उस पर इंटरेस्ट पे करते रहते हैं। लेकिन सोचिए कि लगातार अगर इंटरेस्ट पे करेंगे तो कंपनी को नुकसान हो जाएगा, तो इरिडीमेबल को हम कन्वर्ट कर देते हैं फ्यूचर में इक्विटी शेयर में या फिर डेट में, किसी चीज में हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर मैं पहले आपसे पूछूं केपी, केपी आपको याद रखना है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इरिडीमेबल की भी सेम है, रिडीमेबल के लिए भी, दोनों के लिए क्या लिखेंगे, केपी। तो पहले हम निकाल रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑफ इररिडीमेबल शेयर। अब जब इररिडीमेबल शेयर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इसमें मुझे आपको कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। जो इक्विटी शेयर का हमने लास्ट मेथड पढ़ा है, सिंपल मेथड, ये उसी मेथड से सॉल्व होता है। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला आपसे पूछूं तो क्या फॉर्मूला बनेगा, आप बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर सिंपली, आप क्या डिविडेंड दे रहे हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और आपको एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अगेंस्ट क्या नेट प्रोसीड मिली, इन 200, खत्म क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं ऐसी, एग्जाम्पल नंबर 10। तो मैंने कहा एक प्रेफरेंस शेयर है जो कि 100 रुपए का है, तो फेस वैल्यू उसकी 100 रुपए की है। उसके बाद उस पे फ्लोटेशन कॉस्ट है, मान लेते हैं 5% की, 10% प्रीमियम पे इशू हो रहा है। ठीक है, बस ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, आपसे कहता है कैलकुलेट, अच्छा डिविडेंड नहीं लिखा मैंने, डिविडेंड कहता है इसमें है 12%। फाइंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो सॉल्व करते हैं हम इसको, सॉल्यूशन, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल्स टू प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू 100। तो अगर डिविडेंड की मैं बात करता हूं तो 12 रुपए का डिविडेंड है, एक शेयर के अगेंस्ट 100 रुपए मिलने थे, लेकिन उसमें 5 रुपए की फ्लोटेशन कॉस्ट है प्लस 10 रुपए का प्रीमियम है, इनटू 100। ये आ जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय 105। बताइए कितना आता है। 11.43%। ठीक है, तो अगर इररिडीमेबल आया तो उसको तो आप आराम से कर लेंगे। याद रखना आज तक कभी एग्जाम में प्रेफरेंस शेयर इररिडीमेबल आया ही नहीं है, हमेशा रिडीमेबल आता है। और इसका जो फॉर्मूला है, हो सकता है फॉर्मूला देख के स्टार्टिंग में डरे कि इतना बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन अगर आप उस फॉर्मूले को समझेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ठीक है, अगेन अब हम क्या निकाल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बस इस बार हम निकाल रहे हैं रिडीमेबल शेयर। रिडीमेबल शेयर मतलब जो अगर इशू हुए हैं तो कभी ना कभी रिडीम भी होंगे। आपको एक और बात याद रखनी है कि जब हम शेयर को रिडीम करते हैं तो रिडीम या तो पार पे करते हैं या तो प्रीमियम पे करते हैं। ठीक है, तो एक चीज आपको मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं, या डेट होता है। कंपनी के पास ये सब सोर्स ऑफ कैपिटल है। डेट मतलब डिबेंचर मान लीजिए या लोन मान लीजिए, इनके थ्रू जब कंपनी पैसे लेती है तो आपको पता है ये लोग कौन है, ओनर। तो इक्विटी शेयर को ना कभी भी रिडीम नहीं किया जाता, उसको हम बोलते हैं बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर। आगे ये हम पढ़ेंगे अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर। तो जब आप बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे कि अगर फेस वैल्यू 100 रुपए की है तो आप इसको 90 रुपए में भी बाय बैक कर सकते हैं, 100 रुपए में भी बाय बैक कर सकते हैं, और 110 रुपए में भी बाय बैक कर सकते हैं। ठीक है, सो ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इक्विटी शेयर है किसके पास, ओनर के पास है। अगर सिचुएशन अच्छी नहीं है तो हो सकता है उसे सस्ते में शेयर बेच के निकलना पड़ जाए। तो ओनर, सोचो आपने अपने पिताजी से पैसे मांगे, आप उन्हें नहीं दो, तो क्या कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर होल्डर्स ये दोनों क्या है, ये आउटसाइडर है। आप इनसे जितने भी पैसे लोगे क्या उससे कम में इन्हें सेटल कर सकते हैं, नहीं। तो आप पढ़ेंगे कि प्रेफरेंस
शेयर्स या डिबेंचर्स की जब रिडेम्पशन होती है, याद रखना इनके लिए रिडेम्पशन वर्ड का यूज होता है, वेरएज इक्विटी शेयर के लिए बायबैक वर्ड का यूज होता है। तो जब आप रिडेम्पशन करते हैं तो रिडेम्पशन या तो पार पे होगी, उतना ही पैसा देना पड़ेगा, या फिर प्रीमियम पे। डिस्काउंट पे कभी भी रिडेम्पशन प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपने बाहर वालों को जो पैसा ले रखा है उनसे उतना ही देना पड़ेगा या फिर उससे ज्यादा। ठीक है। तो अब सॉरी केई मैंने लिख दिया था, केपी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हम निकाल रहे हैं रिडीमेबल शेयर की। तो पहला फॉर्मूला देखते हैं। तो केपी वही है। सबसे पहले यार न्यूमरेटर में हम रखते हैं कि हम दे क्या रहे हैं उसको। तो हर साल हम उसे क्या दे रहे हैं, डिविडेंड। डिविडेंड के साथ साथ क्योंकि मैंने एक दिन इशू किया और एक बार इसको रिडीम भी करूंगा, तो रिडीम करूंगा, रिडेम्पशन पे और इशू के टाइम पे प्राइसेस अलग अलग होते हैं एंड मोस्टली प्राइस बढ़ते हैं। कि जब आपने खरीदा था तब हो सकता है कि खरीदते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू की जगह मैं लिखता हूं नेट प्रोसीड, कि खरीदते समय मैंने कितना दिया था। एक होता है आरवी, रिडीमेबल वैल्यू। तो यहाँ पे फॉर्मूले में आता है रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड। क्योंकि जब आपने दोबारा रिडीम किया होगा तो हो सकता है प्रीमियम पे किया हो और 110 रुपए दिए हो, बट लेते समय नेट प्रोसीड शायद 100 रुपए हो, या उससे भी कम हो सकती है या थोड़ी बहुत ज्यादा हो सकती है। तो आपने देखा कि भाई रिडीमेबल वैल्यू और नेट प्रोसीड्स, अगर मैंने 5 साल होल्ड किया तो जब मैंने शेयर खरीदा वो 100 रुपए का था, जब शेयर बेच रहा हूं तो वो 120 रुपए का है। सही बात है। आपको कैपिटल गेन हुआ है ना, 20 रुपए का। पर दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है कि मेरे को केई तो एनुअल निकालनी है, फिर से केई लिख दिया मैंने, आई एम सॉरी, केपी। मुझे तो केपी एनुअल निकालनी है एंड डिविडेंड आपको पता है ये तो पर ईयर है। पर क्या ये पर ईयर है, इसीलिए हम इसे डिवाइड कर देते हैं उसकी लाइफ से। एन एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये जो कैपिटल गेन 20 रुपए आ रहा है, नंबर ऑफ लाइफ से डिवाइड किया तो पर ईयर का कैपिटल गेन आ गया। तो पर ईयर हमने क्या डिविडेंड दिया, पर ईयर क्या कैपिटल गेन दिया, उसको डिवाइड कर देते हैं इंटू 100 तो करेंगे ही क्योंकि परसेंटेज कर रहे हैं। फिर उसको हम डिवाइड कर देते हैं रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स अपॉन 2 से। ठीक है। अब नॉर्मली आप बोलोगे कि सर हमने अभी तक जो फॉर्मूला पढ़ा है उसमें हमने डी अपॉन नेट प्रोसीड पढ़ा है। ठीक है। आपने आरबी प्लस एनपी क्यों करा, आप ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना। ये होती है शेयर की नेट प्रोसीड जब हम शेयर को इशू करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं, और जब रिडीम होता है तब होती है उसकी रिडीमेबल वैल्यू। अब इनके बीच में ना एक मेजर पीरियड ऑफ टाइम आता है, ऐसा नहीं है 1-2 महीने में हो रहा है, कभी 5 साल, 10 साल, 20 साल। तो 20 साल में ना ये दोनों की दोनों फिगर्स एकदम एक्सट्रीम हो जाती है, दोनों में डिफरेंस काफी ज्यादा हो जाता है। तो उसी को कंपनसेट करने के लिए मैं यहाँ पे उन दोनों का एवरेज ले लेता हूँ डिनोमिनेटर में। ठीक है। रिडीमेबल वैल्यू बिल्कुल हो सकती है, तो जहां कम होगी वहां मेरी वो भी कम हो जाएगी। अभी मैं एग्जांपल करवाता हूं, देखते जाओ। एग्जांपल नंबर 11। मैंने आपको बोल दिया कि नेट नेट प्रॉफिट तो नहीं, मैंने फेस वैल्यू आपको दे रखी है 100 रुपए की। रिडीमेबल वैल्यू कहता है रिडीम होगा, रिडीमेबल एट द रेट 10%। लाइफ दे रखी है मैंने आपको 5%। एंड डिविडेंड आपको दे रखा है 12%। ठीक है। बस क्वेश्चन में इतनी सी डिटेल्स होगी। अब मैं जब इसको सॉल्व करता हूं तो पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा सॉल्यूशन में। व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूले के हिसाब से कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इक्वल्स टू डिविडेंड प्लस डिफरेंस ऑफ रिडीमेबल वैल्यू एंड नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ रिडीमेबल शेयर डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनवी एनपी का एवरेज। तो दिस इज द फॉर्मूला। तो सबसे पहले डिविडेंड की बात करें, डिविडेंड 12% है। 12% किसका, फेस वैल्यू का। तो 12 रुपए मैंने डिविडेंड में दे दिए, प्लस रिडीमेबल वैल्यू क्या बनेगी, तो फेस वैल्यू के साथ कहता है 10% प्रीमियम है, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। तो मैं कितना, 110 रुपए उसे पे करूंगा रिडेम्पशन पे। लेकिन मैंने उससे लिया कितना है, तो क्वेश्चन में कुछ तो दिया नहीं है बट फेस वैल्यू दी है, तो मैंने उससे बदले में क्या दिया होगा, 100 रुपए। तो 10 रुपए का मेरे को कैपिटल गेन हुआ, लेकिन 10 रुपए का ये जो कैपिटल गेन है ये मैंने 5 ईयर्स लिखना था, परसेंट लिख दिया। ये मुझे 5 साल में हुआ है, तो पर साल कितने का हुआ, 2 रुपए का। 10 डिवाइडेड बाय 5, 2 रुपए का हुआ, इंटू 100 किया। फिर जो भी आंसर आएगा बच्चों, ऊपर ये 2 रुपए आ गया तो ये 14 हो चुका है। न्यूमरेटर में 14 तो आ चुका है। अब डिनोमिनेटर में देखते हैं क्या आएगा। डिनोमिनेटर में कहता है रिडीमेबल वैल्यू विच इज 100 प्लस
सॉरी 110 प्लस 100, 100 की फेस वैल्यू या नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2। अब आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 105। 105 14 अपॉन 105 इंटू 100, बताइए कितना परसेंटेज आता है? 13.33%। ठीक है, बस इसी तरीके से इसके एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल करवा देता हूँ, दो और एग्जाम्पल करवाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 12 इसके हिसाब से कहता है फेस वैल्यू है मेरे पास 100 रुपए की, फिर कहता है इसमें कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट भी है। फ्लोटेशन कॉस्ट है 3% का। आगे कहता है, याद रखना ये लिख रहा हूं मैं, इशूड एट प्रीमियम ऑफ 5%, रिडीमेबल आफ्टर 10 years, redeemable after 10 years at a premium of 10%। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन आपके लिए बना दिया। तो अगेन सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिए। तो फॉर्मूले के हिसाब से कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इक्वल्स टू डिविडेंड प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स अपॉन में लाइफ डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स अपॉन में 2। वैल्यूज पुट करते हैं, व्हाट, राइट, इंटू 100 आएगा। ठीक है, डी, डी की वैल्यू क्या है? अच्छा, डिविडेंड नहीं लिया, यहाँ मैं लिख देता हूँ बच्चों, डी इक्वल्स टू 10%। तो 10% किसका होगा? फेस वैल्यू का। तो डी आ गया मेरे पास 10 रुपीज प्लस रिडीमेबल वैल्यू, कहता है रिडीमेबल आफ्टर 10 years एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। किसका 10%? अगेन फेस वैल्यू का। तो हम रिडीम कितने में करेंगे? 110 में। पर बात करता हूं मैं इसकी नेट प्रोसीड की, तो नेट प्रोसीड पे मुझे फेस वैल्यू मिलती 100 रुपए की, पर फ्लोटेशन कॉस्ट भी है 3 रुपए की। तो 3 रुपए माइनस करूंगा, कितना हो गया? 97। एंड इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियम पे इशू करा है 5 रुपए के प्रीमियम पे, तो इशू कितने का किया होगा? 105 आया होगा, और 3 की कॉस्ट माइनस कर दी तो 102 आ गया। 102। हम्म, 97 का, 97 में 5 प्लस कर 102 ही तो आता है। कैसे भी कर ले, फ्लोटेशन कॉस्ट पे तो निकाला है सब कुछ। अच्छा, 110 माइनस 102 डिवाइडेड बाय लाइफ। आपने ये कैपिटल गेन 8 रुपए का तो कमाया, लेकिन 10 सालों में कमाया। नाउ दिस डिवाइडेड बाय 110 प्लस 102 अपॉन में 2। तो ये हमारे पास 8 आया, 8 को 10 से डिवाइड किया, 0.8 आया, सो 10.80 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसका बताइए 110 प्लस 102 का क्या आता है हमारे पास? 106। क्या आ गया? 106। अब बताइए कितना आ गया? कितना है? 10.18%। क्लियर है? हेलो, हाँ जी, आकाश, हाँ बताइए किसके बारे में? अच्छा, ठीक है आकाश, अभी ना मैं क्लास ले रहा हूँ, आप मेरे को प्लीज 2 घंटे बाद कॉल करना, फिर मैं बता। क्लियर है? अब जैसे तूने कहा था हर्ष की कम भी हो सकती है वैल्यू, तो एक वो वाला ले लेते हैं। हम्म, किसी में भी हो सकती है। तो जब कम होगी उससे मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट कम या ज्यादा होगी मेरे को उससे थोड़ी फर्क पड़ रहा है, मेरे को तो कॉस्ट निकालनी है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैंने एग्जांपल नंबर, ये स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल नंबर 13 मैं आपको करवा रहा हूँ। मैंने कहा कि आपने प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ
एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, रिडीमेबल आफ्टर 5 years, रिडीमेबल आफ्टर 5 years एंड डिविडेंड उसका आपको दे रखा है 10%। अब आपसे कहता है फाइंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला क्या है हमारा? डिविडेंड प्लस में रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स अपॉन में लाइफ, पूरा होल टू बी डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स अपॉन में 2 इंटू 100। फिगर्स अगर मैं पुट करता हूं तो डिविडेंड कहता है 10%। 10% किसका? फेस वैल्यू का, 10 रुपए आ गया। फिर रिडीमेबल वैल्यू की बात करता हूं तो इस क्वेश्चन में रिडीमेबल वैल्यू जो है वो मेरी कितनी आएगी? क्वेश्चन ने कहा है रिडीमेबल आफ्टर 5 years, क्वेश्चन साइलेंट है, तो इसका सिंपल सा मतलब है फेस वैल्यू पे ही रिडीम हो जाएगा। तो फेस वैल्यू तो उसकी 100 रुपए की है, लेकिन नेट प्रोसीड जब मैंने इशू किया तो कहता है 100 रुपए का शेयर था, आपने 10% के प्रीमियम पे इशू किया, तो कितना आ जाएगा? 110। तो ये आ गया मेरे पास 110 रुपए। डिवाइड कर दिया मैंने इसे नंबर ऑफ ईयर 5 से, एंड अगेन 100 प्लस 110 अपॉन में 2 इंटू 100। अब फर्दर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो -2 आ जाएगा मेरे को ये सॉल्व करके। तो 10 -2 मेरे पास 8 आ गया, 100 से मल्टीप्लाई किया 800 आ गया, नीचे मेरे पास 105 आ गया। अब बताओ ये कितना आता है? कर दिया ना, 8 आया था ऊपर, उससे 100 से मल्टीप्लाई। ओके, ठीक है यहां तक। आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट हम करते हैं कॉस्ट ऑफ डेट, केडी, कॉस्ट ऑफ डेट। तो जब हम कॉस्ट ऑफ डेट कर रहे हैं तो आपको याद रखना है डेट में डिवेंचर्स भी आते हैं एंड लोन्स भी आते हैं। तो लोन्स की कॉस्ट निकालना बहुत इजी है। लोन्स के लिए तो वही जो हम सिंपल फॉर्मूला कर रहे थे बिल्कुल वैसा ही है। लोन में तो क्लियर होता है, अमाउंट इतना मिला एकदम क्लियर है, इतने रुपए का इंटरेस्ट जाएगा एकदम क्लियर है, तो आराम से निकल जाएगा। और आपको एग्जाम में लोन पूछेगा भी नहीं, क्या पूछेगा? डिबेंचर्स। फिर से अगर मैं बात करूं डिबेंचर्स की, तो डिबेंचर्स भी दो टाइप के होते हैं। अब इसको करवाने में अपनी ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, बस एक नया कॉन्सेप्ट है। पहला, इररिडीमेबल। इररिडीमेबल मतलब जिस डिबेंचर को हम पे बैक नहीं करेंगे, और जिस रिडीमेबल को एक टाइम के बाद हम पूरा का पूरा पे बैक कर देंगे। ठीक है, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। तो पहले इररिडीमेबल के लिए आपने सिंपल मेथड पढ़ा था, तो सिंपल मेथड ही होता है इसके लिए। बस आप जब केडी निकालते हैं तो एक चीज याद रखनी है कि अभी तक हम डिविडेंड बांट रहे थे तो हम फॉर्मूले में डी को लिख रहे थे, यहाँ पे हम डेट डिबेंचर होल्डर्स को क्या देते हैं बदले में? इंटरेस्ट। तो डी की जगह वर्ड क्या आ गया? आई, डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इंटू 100। ओके, बस आई के साथ एक चीज याद रखनी है, 1 माइनस टैक्स। ये चीज आपको याद रखनी है कि डिबेंचर्स के साथ 1 माइनस टैक्स हमेशा आएगा। इसका रीजन ये होता है कि जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट पीएनएल में जाता है, और पीएनएल में जाने की वजह से एज अ एक्सपेंस हम उसको चार्ज करते हैं। तो एज अ एक्सपेंस अगर चार्ज होता है तो वो प्रॉफिट को कम कर देता है, प्रॉफिट कम होने की वजह से टैक्स कम जाता है, तो टैक्स की वजह से हमारी कॉस्ट कुछ कम हो जाती है, तो हम टोटल इंटरेस्ट की कॉस्ट भी इंटरेस्ट के अमाउंट से कम कर देते हैं। तो इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14। मैं आपसे कहता हूं कि आपने 10% लोन ले रखा है, 10 लाख रुपीज का, एंड 30% टैक्स है। तो नॉर्मली आपको पता है कि सर अगर 10% लोन है तो कॉस्ट ऑफ डेट तो 10% है, लेकिन नहीं, कॉस्ट ऑफ डेट की मैं आपसे बात करता हूं तो क्या फॉर्मूला है? इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स अपॉन में नेट प्रोसीड्स इंटू 100, ये फॉर्मूला है ना। केडी के लिए पहले इंटरेस्ट निकालता हूं तो इंटरेस्ट मेरा, इंटरेस्ट तो इसी पे निकलेगा। तो 10 लाख का 10% आ गया 1 लाख रुपीज। नाउ 1 माइनस टैक्स, तो 1 माइनस 0.3, 30% है ना, तो 0.3 आ गया, डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड है मेरे पास 10 लाख इंटू 100। तो अगर मैं इसको सेट ऑफ करता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 70,000 रुपए अपॉन में 10 लाख रुपीज इंटू 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर साल मैं 70,000 रुपए को नेट पे कर रहा हूं उन लोगों को, और बदले में मैंने 10 लाख रुपए लिए हैं, तो 7% का मेरा कॉस्ट ऑफ डेट हो जाता है। क्लियर है बात? ठीक है।
एक और क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15। ये आपसे कहता है 10% लोन ऑफ 5 लाख, अमाउंट रिसीव्ड 4,85,000। कभी कभी ना कुछ चार्जेस के नाम पे कंपनी या बैंक पैसे काट लेता है और आपके अमाउंट में कुछ कम पैसा डालता है। तो ये जो कम पैसा डाला है ये मेरी नेट प्रोसीड है। जो 15,000 कट गए वो ऑटोमेटिकली फ्लोटेशन कॉस्ट हो गया। ठीक है। इसके अलावा आपको दे रखा है टैक्स अगेन 30%। ठीक है। लोन का अमाउंट दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है, ये हो गया। अब मैं निकालता हूँ कॉस्ट ऑफ डेट। व्हाट इज द फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ डेट का? कॉस्ट ऑफ डेट इक्वल्स टू इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स अपॉन में नेट प्रोसीड्स इनटू 100। ठीक है। सो आई कितना आएगा? आई आएगा हमारे पास 10% लोन है 5 लाख पे, तो फेस वैल्यू पे ही आएगा। तो 50 लाख का तो लोन होगा हमारे पास, सॉरी 50,000। उसके बाद 1 - टैक्स 0.3 आ गया, 30% है 0.3। उसके बाद डिनोमिनेटर में आता है नेट प्रोसीड। तो नेट प्रोसीड मेरे को क्या मिला? 4,85,000। 4,85,000 इंटू 100, ये कितना आता है हर्ष? ये हो गया ऊपर 35,000। 4,85,000 इंटू 100, बताओ क्या आया? 7.21%। लो टू टू कर दिया, मतलब मेन चीज ये है कि आप कैलकुलेट कर लोगे, इजी है। तो डिबेंचर में अगर इररिडीमेबल डिबेंचर आते हैं एग्जाम में तो फिर तो बहुत इजी हो जाता है। पर मुश्किल किसका होगा? रिडीमेबल का। बट क्योंकि आपने प्रेफरेंस शेयर्स तो पढ़ ही लिया है, लो पहले आप इसकी फोटो ले लो। हाँ, तो नॉन कन्वर्ट सर वो डिपेंड करता है एक्चुअली ना, नॉन कन्वर्टेबल जो होते हैं वो रिडीम कर लेते हैं। वरना आप खुद सोचिए कि आपने एक लोन ले रखा है। मान लेते हैं आपने 10 लाख का लोन लिया है जिसपे आप हर साल 10% का 1 लाख इंटरेस्ट भरते हैं। तो अगर आप इस लोन को खत्म नहीं करेंगे तो आप खुद सोचिए कि 100 साल में आप 1 लाख के हिसाब से 1 करोड़ पे कर देंगे। और 10 लाख का लोन था, टोटल पेमेंट 1 करोड़ की हो गई। जो सिर्फ इंटरेस्ट है, 10 लाख तो अभी भी एज इट इज खड़ा है क्योंकि उसकी पेमेंट नहीं करी। इसलिए कोई सी भी डेट को हम नॉन कन्वर्टेबल कर सकते हैं, बट रिडीमेबल हमेशा रखते हैं। तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर रिडीमेबल होते हैं। और एक टाइम बाद कंपनी को कुछ नहीं करना सर, कंपनी को एक अपना रेजोल्यूशन पास करना है। रेजोल्यूशन पास करके वो अपने जो इररिडीमेबल डिवेंचर है उनको रिडीमेबल कर देती है या खुद नॉन कन्वर्टेबल को कन्वर्ट कर देती है। लेकिन कोई भी बंदा अपने लिए हमेशा के लिए कोई लायबिलिटी खड़ी नहीं करके रखता है। ठीक है सर। हाँ तो वो, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ेगा। उसमें तो सर मेरे ख्याल से 5 साल या फिर 8 साल का होगा भी, अगर आप पूरा एग्रीमेंट देखेंगे उसका उतना ही टेन्योर होता है। हाँ तो टेन्योर होता ही है उसमें, वरना वो नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हो जाते हैं। अब ये डिफरेंस होता है बिटवीन द बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स क्या है? दोनों एक ही चीज है। पर डिबेंचर की जो लाइफ है, डिबेंचर की लाइफ 0 ईयर्स से लेके कुछ भी हो सकती है, जीरो के आगे कुछ भी। लेकिन बॉन्ड्स कम से कम मिनिमम 5 ईयर्स के होते ही होते हैं। हर्ष क्या कर रहा है? ठीक है। तो बॉन्ड्स की एज 5 ईयर से ज्यादा होती है, वेयर एज डिबेंचर 0 से लेके 5 साल या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं अपने पास रिडीमेबल डिबेंचर्स की। अब रिडीमेबल डिबेंचर्स के लिए आपको वही फॉर्मूला याद रखना है जो आपने किसके लिए याद रखा था? प्रेफरेंस शेयर के लिए। प्रेफरेंस, बस फॉर्मूला में डिफरेंस इतना है कि जब मैं केडी निकालूंगा तो वहां डिविडेंड था, डिविडेंड की जगह यहाँ क्या आ जाता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के साथ 1 - टी, 1 - टैक्स। उसके बाद प्लस सेम वही रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय लाइफ, होल टू बी डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू का नेट प्रोसीड्स के साथ एवरेज।
क्लियर है? फॉर्मूला वही है, बस क्या चेंज हुआ है, इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स। तो ये आ जाएगा केडी। चलिए फिर एक और एग्जांपल करते हैं हम। एग्जांपल नंबर 15। तो मैंने आपको कहा है कि फेस वैल्यू मेरे डिबेंचर की है 100 रुपए की, इंटरेस्ट मैं उस पे दे रहा हूँ 10% का। टैक्स हमारे पास, अगर मैं टैक्स ना दे पाऊं तो आप खुद भी 30% ले लेना। और उसके बाद कहता है इट इज रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन के टाइम पे कॉस्ट ऑफ डेट इक्वल्स टू इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स अपॉन में लाइफ डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा, क्वेश्चन में मैं लाइफ देना भूल गया, लाइफ में डाल देता हूँ 5 years। फिगर्स पुट करते हैं। तो इंटरेस्ट की बात करूं तो 10% इंटरेस्ट किस पे लगेगा, ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू। 10 रुपए का इंटरेस्ट आया, वन माइनस टैक्स, 30% टैक्स है तो 0.3 प्लस कैपिटल गेन लेते हैं। तो रिडीमेबल वैल्यू कहता है रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। तो रिडीम मैं करूंगा उसे 110 रुपए का, लेकिन बदले में मैंने क्या दिया, 100 रुपए डिवाइडेड बाय लाइफ अपॉन में 110 प्लस 100 बाय 2 इंटू 100। अब मैं अगर इसकी फिगर देखूं तो ये मेरे पास 7 आ गया, ये मेरे पास 2 आ गया, ये हो गया 9 अपॉन 105 इंटू 100। कितना आया? 8.57%। ठीक है, सिंपल है। एक और एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 में हमारे पास आएगा, मान लेते हैं, कहता है फेस वैल्यू 100 रुपीज, इंटरेस्ट रेट 10%। एक मिनट, इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 5%, रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%, फ्लोटेशन कॉस्ट 2% एंड टैक्सेस 30%। इससे बड़ा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। जो ये आइटम दे दिया, इतना कंटेंट दे दिया, इससे बड़ा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। अगेन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ केडी, इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स प्लस डिफरेंस ऑफ रिडीमेबल वैल्यू अपॉन, सॉरी, redeemable value and net proceed for number of years divided by life into 100 divided by average of redeemable value and net proceeds। हो गया, वैल्यूज पुट करते हैं। इंटरेस्ट तो क्लियर है, 10% 100 का 10 रुपए, वन माइनस टैक्स, अगेन वन माइनस 0। तो डिस्काउंट से क्या फर्क पड़ता है, इंटरेस्ट तो इसी पे दिया जाएगा, वो तो नेट प्रोसीड पे फर्क डालेगा ना डिस्काउंट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा ध्यान दो। पहले रिडीमेबल वैल्यू की बात करता हूँ। तो रिडीम कहता है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, तो 110 रुपए का रिडीम होगा। नेट प्रोसीड की बात करूं तो नेट प्रोसीड में रफ में कहीं कैलकुलेट कर लेता हूं कि 100 रुपए का शेयर था, 100 रुपए मिलने थे, लेकिन मैंने 5% के डिस्काउंट पे उसे इशू किया है एंड 2 रुपए की फ्लोटेशन कॉस्ट भी है, तो मुझे 93 रुपीज मिला होगा। तो 93 रुपीज मुझे मिला, लेकिन देते समय मैं 110 रुपए दे रहा हूँ। एंड दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय लाइफ। लाइफ लाइफ नहीं दी, अगेन 5 years ले रहा हूँ, 5 years की लाइफ है इंटू 100 अपॉन में 110 प्लस 93 अपॉन में 2। तो बताइए ये कितना आ गया, ये तो मेरे पास आ गया 7 प्लस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 5, 3.4। एंड डिनोमिनेटर में कितना आ गया, हम्म, ठीक। अब इनको न्यूमरेटर को मैं कर लेता हूँ, तो ये 10.4 आ गया, 10.4 इंटू 100 अपॉन में
वन 10.25%। क्लियर है क्वेश्चन? देखिए वंस अगेन, फॉर्मूले याद होंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जो मैं आपको करवा रहा था, मैंने ये करवाया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या क्या सोर्सेज होते हैं और उनकी कैपिटल कैसे निकलती है। पर एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है किसी एक को निकालने का। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें तीनों चीजों की कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी होगी। और एक्चुअली जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं है, टॉपिक तो अब शुरू होगा। इसकी आप स्क्रीनशॉट फोटो ले लो और फिर हम टॉपिक शुरू करते हैं आज का। ओके, तो टॉपिक जो हमें करना है हमारे एग्जाम के लिए उसका नाम है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे उसका नाम है, टॉपिक का नाम है। अब ये हम निकालेंगे कैसे? देखिए सिंपल सा तरीका है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए। सबसे पहले आपको सोर्सेज दे रखे होंगे कैपिटल के, एंड सोर्सेज में आपको पता है आपके पास क्या हो सकता है? इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो सकती है, डिबेंचर्स हो सकते हैं, या फिर डिबेंचर्स के अलावा लोन हो सकते हैं। इसके अलावा और तो कुछ होगा नहीं। सोर्सेस के बाद मैं लिखता हूं इनका वेट, इनकी वेट कितनी है। अब वेट आप मान लीजिए जैसे मैं कहता हूं 10 रुपए का ये है, 10 रुपए यहां से ले रखे हैं, सबसे 10-10 करोड़ ले रखे हैं मैंने। तो टोटल मेरे पास कितने इकट्ठे हो गए? 50 CR। तो वेट देखेंगे हम, इक्विटी शेयर कैपिटल 10/50। तो कितना हो गया? 20%। अब फ्रैक्शन में ले रहे हो तो 0.2 लिख दो उसका वेट। तो सभी का वेट कितना आ गया? 0.2। इसके बाद मैं लिखता हूं इन सबकी कॉस्ट। अगर मैं इक्विटी शेयर के लिए कॉस्ट लू तो क्या लेते हैं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी मान लेते हैं कि क्वेश्चन ने दे रखा है 8%। इसके लिए रिजर्व एंड सरप्लस अगेन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये 8% ही है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए क्या देते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस मान लेते हैं 6% है। डिबेंचर के लिए कॉस्ट ऑफ डेट मान लेते हैं 7% है। इसके लिए कॉस्ट ऑफ डेट लोन के लिए हो सकता है रेट ऑफ जो वो है अलग से दे रखा हो, तो ये मैं 10% ले लेता हूं, मान लेते हैं। अब वेटेड के लिए आप वेट को कॉस्ट से मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे ही आ जाएगा मेरे पास 1.6, 1.6, 1.2, 1.4 एंड 5, सॉरी 1। कुछ गड़बड़ की ना मैंने? हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा 2। अब आप इसको ऐड ऑन कीजिए और बताइए कितना आता है। ये आ गया मेरे पास 7.8%। ठीक है, तो 7.8% मेरे पास क्या है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आप याद रखना कि टेबल के लिए ये आपको दे रखे होंगे वेट्स, तो टोटल वेट से मेरे पास इंडिविजुअल वेट्स निकल जाएंगे। क्वेश्चन हमसे पता है क्या, ये चीजें इंडिविजुअली वर्किंग में निकलवाएगा। तो जब वर्किंग में जब निकलवाएगा तब हम क्वेश्चन को देख लेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। शुरू करें? बुक है आप सबके पास? मैं अपने पास बुक खोल लेता हूँ। पेज नंबर क्या है? 19। टाइम कैसे लग रहा है?
चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब देखिए, ये सारे क्वेश्चन अब आप कर लेंगे क्योंकि मैंने बेसिक्स आपको पूरा करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कहता है अ कंपनी इशूड 10,000 शेयर ऑफ 10% सॉरी इशू 10,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 10% किसका, फेस वैल्यू का, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 ऑन इतना डेट टू बी मेच्योर्ड ऑन दिस द डिबेंचर रिडीम्ड ऑन मेच्योरिटी। क्लियर हो गया, रिडीमेबल डिबेंचर है। सारी फिगर्स आपको दे रखी है। अगर फिगर के हिसाब से देखूं तो आपको क्या क्या चाहिए, डिबेंचर से तो आपको इंटरेस्ट चाहिए 10 रुपए आ गया, टैक्स चाहिए 35% डायरेक्टली दे रखा है, इसके अलावा आपको रिडीमेबल वैल्यू चाहिए, रिडेम्पशन पे कुछ बोल ही नहीं रहा तो किस पे होगा, फेस वैल्यू पे, विच इज 100। एंड नेट प्रोसीड की अगर बात करूं तो 10% के प्रीमियम पे इशू है, तो नेट प्रोसीड आ गया 110। हो जाएगा क्वेश्चन। तो आप ये जितने भी क्वेश्चंस देख रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। जो नहीं होगा वो आप मुझे बता देंगे, ठीक है। तो मैं आपको वो क्वेश्चन करवाता हूं जो वैक के हैं, जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो यहां से ये क्वेश्चन शुरू हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान होगा, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ, हर एक क्वेश्चन से कुछ सीख हमें मिलेगी, वो सीख देखनी है अपने को। हम्म हम्म सर ये बुक मैं आपको दे दूंगा, आपके में शायद होगी नहीं अभी। ये बुक में पेज नंबर 19 में, 19 पे क्वेश्चन नंबर 11। सो अभी हम मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 ऑन पेज नंबर 19, ठीक है। मेन जो मेरा सॉल्यूशन है वो वैक निकालने के लिए कह रहा है, तो मेन सॉल्यूशन का फॉर्मेट तो मेरे पास यही रहेगा, सोर्सेस, वेट, कॉस्ट एंड फिर उसका मल्टीप्लाई। एंड उसके बाद वर्किंग में मैं निकाल के लाऊंगा कि क्या क्या हमें करना है। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कहता है आपको वैक निकालना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, बुक वैल्यू से भी और मार्केट वेट से भी। तो बुक वैल्यू और मार्केट वेट में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो हम दिखा देंगे। तो दो टाइप से निकालना है। तो मैंने यहाँ पे पहले लिख देता हूं कि मैं निकाल रहा हूं यहाँ पे वैक बुक वैल्यू पे, एंड इधर मैं निकाल लेता हूं वैक ऑन मार्केट वैल्यू। थोड़ा सा नीचे गैप देके वैक मार्केट वैल्यू पे। पैटर्न पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम सोर्सेस, वेट, कॉस्ट एंड फिर उसका टोटल। और यहां से मैं अपने लिए वर्किंग शुरू करता हूँ। वर्किंग में आपको याद रखना है कि सब कुछ गिवन ही है, आपको सिर्फ कॉस्ट निकालने के लिए वर्किंग बनानी है। तो क्वेश्चन कहता है द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी। अब ये आपको याद रखना है, ये जो चीजें इनको दे रखी है ना, ये चीजें बुक वैल्यू है। तो बुक वैल्यू के हिसाब से मुझे डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं। तो मैं पहले सीधा अपने सोर्सेज में लिख लेता हूं, डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर, ठीक है। अब इनके अमाउंट भी दे रखे हैं मेरे को, अमाउंट बताइए कितने कितने। अमाउंट देखूं 5 लाख, 5 लाख, 10 लाख। नॉर्मली आप खुद ही इन्हीं को देख के वेट निकाल सकते हैं ना, तब भी मैं यहां लिख देता हूं 5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, टोटल कितना आ गया 20 लाख। वेट कितना हो गया 5 लाख अपॉन 20 लाख, कितना आ गया ये परसेंटेज वाइज, 0.2, 0.2 या 0.4, ठीक है 0.2। ये कितना आ गया 0.2, और ये कितना आ गया, कुछ गड़बड़ हो रही है, 0.25 है सर, 0.25, 0.25 एंड 0.50। ये हो गया वेट, क्लियर है वेट। 5/20, 5/20, 10/20 हो गया ना। आगे चलते हैं। आगे कहता है कि इनकी जो कॉस्ट है उसके लिए मेरे को डिटेल दे रखी है, फिर आपको और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो डिटेल्स में देखते हैं। कहता है डिबेंचर मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस बता दिया 105 का है, इसका 110 का है, इसका 24 का है। तो ये जब आप मार्केट प्राइस निकालेंगे तो मार्केट प्राइस में वेट बदल जाएंगे। जैसे अभी तक आपको पता है कि डिबेंचर 100 रुपए का एक है, टोटल 5 लाख की अगर इनकी वैल्यू है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हो गए हमारे, कितने हो गए नंबर ऑफ डिबेंचर्स। अगर 100 का है तो टोटल 5,000 हो गए ना, 5,000 डिबेंचर्स हैं। प्रेफरेंस शेयर की बात करूं, कितने हैं प्रेफरेंस शेयर के, यहां मैंने नंबर्स लिखे हैं, ये भी 5,000 आ गया। इक्विटी शेयर 10 का एक है,
तो इक्विटी शेयर कितने हो गए मेरे? 1 लाख रुपीज के, सॉरी 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। अब इनकी मार्केट वैल्यू लेके आप इनसे मल्टीप्लाई कर दो। डिबेंचर की एक की मार्केट वैल्यू 105 है, प्रेफरेंस शेयर की एक की वैल्यू 110 है, और इसकी एक की वैल्यू 24 है। अब आप बताइए मल्टीप्लाई करके क्या क्या आता है। ये आ गया 24 लाख, 5,25,000, और ये आ गया 5,50,000। एंड टोटल कितना आ गया? 34,75,000। क्लियर है? मार्केट वैल्यू निकल गई। अब आप मार्केट वैल्यू के हिसाब से इनके वेट्स निकालिए। 5,25,000 डिवाइडेड बाय 34.75 लाख, तो यहाँ पे मेरे पास वेट आ जाएगा इंडिविजुअली डिवाइड करके। तो क्या वेट आ रहा है पहले का? करो। हर्ष तीसरे वाला कर, सर आप दूसरे वाला करिए। सर फर्स्ट आप बताइए। 525 डिवाइडेड बाय 34. आपने इंटू 100 भी कर दिया क्या? तो सिर्फ मेरे को प्रोपोर्शनेट बताइए, परसेंटेज में नहीं। तो 15.10 आप बता रहे हैं, तो 0.15 आ गया। दो ही डिजिट लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेंगे। इसका कितना आ रहा है सेकंड वाले का? 6, 9, ठीक है। तो जो भी होगा वो इसकी हम बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे। वैसे आप खुद ही बता दो कितना आ रहा है ये तो ठीक है 6, 9। सेकंड वाले का 1,5 है, उसको मैं 1,6 कर देता हूँ ताकि राउंड ऑफ एकदम ठीक हो जाए। तो 0.16 कर दिया। क्लियर है? तो जब आप मार्केट वैल्यू में गए, यहाँ पे भी सोर्सेज में आप क्या लिखेंगे? डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर्स। अब अगर मैं बात करूं इनके वेट की, वो हमने निकाल ही लिया है। 0.15, 0.16 एंड 0.69। अब बस कॉस्ट निकालने की वो है। आपको याद रखना है मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू में दोनों में वेट का ही डिफरेंस आएगा, कॉस्ट दोनों में सेम ली जाएगी। और कॉस्ट निकालना हमें अच्छे से आता ही है। तो देखते हैं कॉस्ट में सबसे पहले कहता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 100 रुपीज डिबेंचर रिडीमेबल एट पार। रिडीम पार पे हो रहा है मतलब 100 रुपए में। 10% कूपन रेट, आपको याद रखना है, कूपन रेट से कंफ्यूज मत होना, इंटरेस्ट रेट को ही कूपन रेट कहते हैं। 10% फ्लोटेशन कॉस्ट है और 10 ईयर की मेच्योरिटी है। यही मैं उसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। नहीं, कूपन रेट वो वाला कूपन नहीं है, वो जो कूपन कोड अप्लाई करते हैं। कूपन रेट इज इंटरेस्ट रेट। कभी भी डिबेंचर्स जो इश्यू होते हैं उनको कूपन रेट बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट नहीं बोलते। ठीक है। तो अब अगर मैं वर्किंग करता हूं, तो वर्किंग के लिए पहले व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट? केडी कर रहा हूं। केडी का क्या फॉर्मूला है? केडी का फॉर्मूला क्या था? डी वन माइनस, सॉरी डी ए इंटरेस्ट, आई वन माइनस टैक्स प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स अपॉन में एन डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स अपॉन में इंटू 100। यही फॉर्मूला है। फिगर्स पुट करके मेरे को बताओ। इंटरेस्ट कितना आएगा? कूपन रेट 10% है, 100 फेस वैल्यू है, 100 आ गया। आपके पास बुक है, बुक में टैक्स रेट देखिए कितना दे रखा है। तो क्वेश्चन में अगले पेज पे दे रखा है, मैंने यहाँ लिख लिया टैक्स 50% है। तो 50% मतलब हो जाएगा 1 माइनस 0.5 प्लस रिडीमेबल वैल्यू की, हाँ सॉरी मैंने मैंने गलती से लिख दिया। नाउ प्लस रिडीमेबल वैल्यू की बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है रिडीमेबल एट पार। पार का मतलब क्या हुआ? 100 रुपए। माइनस नेट प्रोसीड की बात करूं तो नेट प्रोसीड आप समझना, इसके लिए पहले मैं लूंगा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए की। फिर फेस वैल्यू के बाद ये आपसे कहता है कि ये इशू, आपको पता है ये इशू प्रीमियम पे हुआ है। आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि एक की मार्केट वैल्यू कितने की है? 105। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि वो जब इशू हुआ होगा वो 105 पे इशू हुआ होगा मार्केट वैल्यू पे। तो इसका मतलब 5 रुपए का प्रीमियम आ गया उस पर। इशूड एट प्रीमियम है 5 रुपए। फ्लोटेशन कॉस्ट है 4%। किसका 4%? फेस वैल्यू का। तो 4 ये निकाल दिया, ये आ गया 109 रुपए। हो गया। तो 100 माइनस फ्लोटेशन को मतलब ये आ जाएगा मेरे पास 109 रुपीज डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी दे रखी है?
10 ईयर्स अपॉन में 100 प्लस 109 अपॉन में 2। ओ सॉरी, मैंने ऐड कर दिया, आई एम सो सॉरी। यस, प्रीमियम ऐड होगा, फ्लोटेशन कॉस्ट होगा, तो ये 101 हो जाएगा, 101 रुपये। 101 रुपये हो गया, तो मेरे पास ये तो आ गया 5 रुपये, प्लस 101 में एक को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, नेगेटिव, माइनस हो जाएगा 0.1 अपॉन में इनका एवरेज करते हैं तो 104.50 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 49 या 490 अपॉन में 104.50। बताओ कितना आता है। 100.5। ओह सॉरी, हाँ एक और चीज अभी मैंने ये गड़बड़ कर दी है, हम सारे सारे गलती ये कर दी कि मैंने इसको 101 नहीं करा, तो इसको 101 करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास। यस, तो ये आ जाता मेरे पास 0.01 आ गया था माइनस में, अपॉन में इनका 100.5 आ जाता इंटू 100। हाँ, क्या रहा आंसर, 4.87%। तो डेट में आप डाल दो कॉस्ट में 4.87, इनको आगे भी मल्टीप्लाई करके बता दो कितना आ रहा है। और ये पता है ना परसेंटेज में ही है, ये टोटल बताओ इसका। इसका 0.73 गलत बता रहा है। हाँ ठीक है, हाँ 0.73, 1.217, तो 2 कर देते हैं, 1.2, और इसका था 0 पॉइंट, इसको भी कर देते हो, दोनों को मल्टीप्लाई 7। क्लियर है, सिंपल है ना, एक बार इंटरेस्ट निकल जाएगा तो। आगे बढ़ते हैं, आगे कहते हैं 10% प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल एट पार, 5% कूपन रेट है, 2% फ्लोटेशन कॉस्ट है, 10 ईयर की इसकी भी मेच्योरिटी है। तो अगर मैं देखता हूं तो अभी मेरा प्रेफरेंस शेयर मार्केट में 110 रुपए का है, सीधा मैं बिना फॉर्मूला लिखे यहाँ पे निकाल लेता हूँ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में क्या बोल रहा है, हमारे पास 10% प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपीज का, 5% की कूपन रेट है, 2% का फ्लोटेशन रेट है। तो आपने 5% का कूपन इंटरेस्ट रेट है, वो तो यहाँ आ जाएगा डिविडेंड, प्लस रिडीमेबल वैल्यू कह रहा है पार है, इसका मतलब 100 रुपीज। अभी इशू कितने पे हुआ है, वो इशू हुआ होगा 110 रुपए में, ठीक है, 110 रुपए में इशू हुआ है, एंड 2 रुपए की फ्लोटेशन कॉस्ट है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट किस पे निकालेंगे, फेस वैल्यू पे 2 रुपए आएगी, तो 2 रुपए के हिसाब से ये आ जाएगा 108 रुपए। क्लियर है ना, 10 रुपए का प्रीमियम हो, 110 रुपए का शेयर था, 2 रुपए का फ्लोटेशन कॉस्ट। एंड लाइफ की बात करें तो यहाँ पे 10 ईयर्स की लाइफ है, उसके बाद 100 प्लस 108 अपॉन में 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। बताओ कितना आता है। तो ये -8 आया, -8 को इससे डिवाइड किया तो हमारे पास 4.20 आ गया इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10। ये तो पूरा 3% आ गया शायद। 4.04, तो 4.04 दोनों में डाल दो, 4.04 ये आ जाएगा 1.01, 4.04, 4.04 डिवाइडेड बाय पॉइंट, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 0.46, 65 कर देते हैं राउंड ऑफ करके। हो गया। अब इक्विटी शेयर के लिए देखते हैं, कहता है इक्विटी शेयर हैज रुपीज फॉर फ्लोटेशन कॉस्ट, मार्केट प्राइस 24। ये ना भी बताता तो हमें पता है मार्केट प्राइस 24 है, तो हम उसी पर डील करते। आगे फिर कहता है द नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज ₹1, एनुअल ग्रोथ इज 1।
अब ये एक्सपेक्टेड डिविडेंड ही तो दे रखा है, तो जो पहला फॉर्मूला था डिविडेंड ग्रोथ वाला वो यहाँ लगेगा। तो उसके हिसाब से कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है, यहीं लिख देता हूँ। जब रिडीम की वैल्यू बोलेगा तब इक्विटी में रिडीम होता ही नहीं है। अच्छा, केई के लिए मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो केई का क्या फॉर्मूला है, क्योंकि डिविडेंड ग्रोथ मॉडल है तो फॉर्मूला है D1 अपॉन में P प्लस ग्रोथ। तो यहाँ पे हम ये प्राइस है, फ्रैक्शन में काम करते हैं। डिविडेंड की बात करूं तो क्वेश्चन D1 होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड, जो कि क्लियरली उसने बोल दिया एक्सपेक्टेड डिविडेंड है 1 रुपए, तो मैंने यहाँ लिखा 1 रुपए डिवाइडेड बाय 24 रुपए मेरे को नेट प्रोसीड मिला होगा, लेकिन 4 रुपए की फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो नेट प्रोसीड 20 रुपए हो गया। प्लस ग्रोथ, ग्रोथ कितनी है, तो 0.05। अच्छा, जो भी इसका आंसर आएगा फिर उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, तब मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी परसेंटेज में। 0.05, ये क्या है, डिवाइड कर 0.05 प्लस 0.05 इंटू 100, तो 10% आ गया। बस इक्विटी में आप सिंपली 10% डाल दो, 10 यहाँ डाल दो, 10 यहाँ डाल दो, ये 5 हो जाएगा, टोटल ये हो गया 7.23, और ये आ जाएगा मेरे पास 6.90, ये आ गया 8 13 टू 7.28। ठीक है, एंड फाइनल आंसर में परसेंटेज निकालना। हाँ, 8.2, 8.2 है, 8 आ रहा है। ठीक है, 8.28%, खत्म। तो क्लियर है वैक का क्वेश्चन। तो अब आपको क्या करना है, आगे के क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पहले वैक के क्वेश्चन से शुरू करेंगे, उसके एक दो क्वेश्चन करेंगे, एक दो और क्वेश्चन करेंगे जो इंपॉर्टेंट मेरे को लगते हैं। उसके बाद हम एग्जाम के क्वेश्चन करेंगे और फिर अपने नेक्स्ट क्लास के टॉपिक पे चलेंगे। सर आपको क्लियर है ये? हाँ, फॉर्मूले बिल्कुल याद करने पड़ेंगे। बिल्कुल। हाँ जी। हाँ सर, उसमें सर मैं अभी आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। बाकी आप आएंगे कल जीएसटी की क्लास के लिए? हाँ, टैक्स जीएसटी के लिए, हाँ। अगर कल या परसों में आप आएंगे तो फिर यहीं से बुक यहाँ पड़ी हुई है, आप ले लेना याद से।